तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम जेम्स नाम के किरदार से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है और वो केरला में रहता है। जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है और फिलहाल वो अपने फैमिली और अपने विलेज के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के डिफरेंट चर्चेस घूमकर वापस केरला जा रहा होता है। रास्ते में इनकी बस एक ढाबे पर रुक जाती है जहाँ खाना खाते वक्त जेम्स काफी इरिटेटेड दिखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स केरला से था और उसे वहाँ का ही कल्चर खाना वगैरह पसंद था। तो ऐसे में तमिलनाडु का जो खाना वो खा रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो कंप्लेन भी करने लग जाता है। वो इरिटेटेड होकर कहने लगता है कि खाना बिल्कुल बेस्वाद है, चाय कितनी मीठी है वगैरह वगैरह। तो खाना खा लेने के बाद सभी लोग वापस बस में आ जाते हैं, जिसके बाद बस का ड्राइवर तमिल मूवी सॉन्ग्स प्ले करना शुरू करता है और ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा इरिटेट होता है। जेम्स ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि प्लीज तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़े मलयालम सॉन्ग्स भी चला दो। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और थोड़ी देर बाद गाना वगैरह सुनते हुए बस के सभी लोग सो जाते हैं। इस तरह बस आगे बढ़ती रहती है और थोड़ी देर बाद जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत इस बस को रोकने के लिए कहता है। बस के रुकते हुए बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है और यहाँ कुछ गलियों से होते हुए सीधा एक घर में एंटर करता है। अब घर में एंटर करते ही वो सबसे पहले एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जेम्स इस ओल्ड लेडी से तमिल में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। वो कहता है कि माँ तुमने काला चश्मा क्यों पहना हुआ है। ओल्ड लेडी उसे कहती है कि अभी अभी उसकी आंखों की ऑपरेशन हुई है, इसलिए डॉक्टर ने उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर अंदर रूम में जाता है जहां उसे एक यंग लेडी सोई हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी को देखकर उसका नाम को पुकारता है और कहता है कि कुनकुरी क्या तुम अभी तक सो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इसके बाद वो अपने लिए और कुंकू के लिए भी चाय बनाता है और उससे पूछता है कि किचन में खाने पीने का सारा सामान क्यों खत्म है और किसी ने भी उसे बताया क्यों नहीं। वो तुरंत वहां से एक थैला उठाता है और मार्केट से राशन का सामान लेने के लिए यहीं पास ही पड़ी एक बाइक लेकर निकल जाता है। तभी यहाँ घर के दो और मेंबर्स आते हैं जो कि जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं और वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदमी कौन है और उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। जेम्स ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो इस परिवार का हिस्सा है जबकि कोई उसे जानता तक नहीं था ना। क्योंकि जेम्स बाइक लेकर यहाँ से निकल गया था तो घर वालों को लगता है कि ये जरूर कोई चोर होगा और वो लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में जेम्स की जो एक्चुअल वाइफ थी और उसका बेटा था वो बहुत परेशान हो जाते हैं और बस के सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए इस गांव में एंटर कर जाते हैं। यहाँ जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे उन दोनों को वो जानता ही ना हो और ये देखकर जेम्स के गांव वाले उस छोटे से गांव के सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं कुंकू के घर की बात की जाए तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि भैया जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वो ठीक वैसे ही है जैसे उसका हस्बैंड कल्याण सुंदरम उसे आवाज दिया करता था। एनीवेज यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेम्स पे आता है जो कि गांव में एक खेत के अंदर जाता है और वहां की फसल चेक करने लगता है। जिसके बाद वो वापस विलेज के अंदर एक मंदिर में जाता है और क्रिश्चियन होने के बाद भी वो इस मंदिर में पूजा करने लगता है एज इफ वो कोई हिंदू प्रीस्ट हो। यहाँ से निकलकर जेम्स एक कम्युनिटी हॉल में जाता है जहाँ काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे और जेम्स इन लोगों से इस तरह से बात करने लगता है मानो वो सभी को जानता हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग तो जेम्स को जान ही नहीं रहे थे और वो लोग बहुत आश्चर्य में भी थे। अब यहाँ सरप्राइजिंग बात यह थी कि भले ही वो लोग जेम्स को ना जानते हो लेकिन जेम्स यहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स यहाँ से एक चाय की टपरी पे जाता है जहाँ वो एक चाय ऑर्डर करता है। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले जेम्स जो कि तमिलनाडु की मीठी चाय से इरिटेट हो रहा था वो यहाँ चाय में खुद ही बहुत ज्यादा शक्कर डालता है और एकदम मजे से पीने लगता है। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर जाता है जहाँ वो कुछ लोगों के साथ तमिल गाने पे डांस करने लगता है और ये वही गाने जो थोड़ी देर पहले बस में बज रहे थे जिन्हें सुनकर जेम्स इरिटेट हुआ था। एनीवेज दूसरी तरफ कुंकू की बेटी स्कूल से घर आती है जहाँ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ को बहुत डांटती है क्योंकि कोई एक अनजान आदमी आज सुबह उनके घर आकर उनकी बाइक उठाकर ले गया और वो सब देखते रह गए। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स, शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पे जाता है और वहाँ काफी दारू पीकर तमिल सॉन्ग्स पे डांस करने लगता है और साथ ही साथ तमिल मूवी के डायलॉग्स भी बोलने लगता है। रात होने पर वो राशन का सारा सामान लेकर घर वापस आता है और घर के बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, अगली बार से सामान खत्म होने पर मुझे सही टाइम से बता देना ताकि मैं राशन टाइम पे ले आऊँ। तभी जेम्स के गाँव वाले यहाँ आ जाते हैं और जेम्स की वाइफ उससे कहती है कि आप तमिल लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आप हमें जानते ही नहीं। बाकी लोग भी जेम्स को जल्दी से वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन सबको केरला जाना था। यहाँ कुंकू के गाँव वाले भी जेम्स पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सुबह से गाँव में ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे तुम यहीं के रहने वाले हो, क्या तुम इस गाँव में किसी चोरी के इरादे से आए हो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कौन कहता है कि मैं इस गाँव से नहीं हूँ, मैं कल्याण सुंदरम इसी गाँव में पैदा हुआ, इसी गाँव में पला बढ़ा हूँ और यही मेरे दादा परदादा भी जन्मे थे और अब अगर किसी ने भी मेरे बारे में
में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर जेम्स की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, पर वहां कुंकू की फैमिली काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जिस कल्याण सुंदरम का नाम जेम्स ने अभी लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुंकू का पति था। यहाँ में पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया, जिसके बाद गांव वाले ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक ही जेम्स इस गांव में एंटर कर गया है और ऐसे बिहेव करने लग गया है एज इफ वो कल्याण सुंदरम हो। ये सभी बातें सुनकर एक ओल्ड आदमी जेम्स की वाइफ और उस गांव वालों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जेम्स को आज रात यही रहने दे और सुबह होने तक का वेट करें, हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए ना। वहीं हम देखते हैं कि जेम्स, जो कि अब अपने आप को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में जाके सर रखकर सो जाता है और सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब सुबह जेम्स सबसे पहले जल्दी उठता है, देन अपने गाय का दूध निकालता है, फिर इसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कोई भी उससे दूध नहीं खरीद रहा था क्योंकि सभी का कहना था कि उनके यहाँ कोई और दूध बेचने आता है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कल तक तो सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब जेम्स के सिचुएशन को देखकर जेम्स के गांव वाले समझ गए थे कि भैया अभी तक ये बंदा ठीक हुआ नहीं है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जेम्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला देनी चाहिए, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और लोग उसे अपने साथ अपने गांव ले जाएंगे। वहीं जेम्स की बात की जाए तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका था और यहाँ वो पैसे निकालने के लिए फॉर्म पे साइन करता है और उसे फिल करके अकाउंटेंट को देता है। नाउ अकाउंटेंट फॉर्म देखता है जिसपे कल्याण सुंदरम के सिग्नेचर थे जो कि एग्जैक्ट मैच हो रहे थे, लेकिन जेम्स और कल्याण सुंदरम की शक्ल मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जेम्स को पैसे देने से मना कर देता है। जेम्स यहाँ अकाउंटेंट से लड़ने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इन घटनाओं से जेम्स काफी परेशान होने लग गया था और वो यही सोच रहा था कि लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे। रास्ते में जेम्स को एक मंदिर बनता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत पजल्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अचानक ये मंदिर कहाँ से आ गया। और वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है, इसीलिए वो शेव कराने के लिए एक सलून पे जाता है और वहां बार्बर से कहता है कि अपने अंकल को बुलाओ क्योंकि मैं उन्हीं से शेव करवाता हूँ। ये बात सुनकर बार्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेम्स को बताता है कि मेरे अंकल को मरे हुए आज पूरे 6 महीने हो गए। ऐसा कहते हुए वो सामने लगे एक फोटो की तरफ इशारा करता है। जेम्स सामने लगी उस फोटो को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस ओल्ड मैन की फोटो पर जो डेट मेंशन था उसमें ईयर 2011 लिखा था, जबकि जेम्स के हिसाब से अभी तो ईयर 2009 चल रहा था। जेम्स की नजर सामने रखे मिरर पे जाती है जहां वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। जेम्स को लग रहा था कि वो तो कल्याण सुंदरम है, तो ऐसे में उसका चेहरा कैसे बदल गया। इसके बाद वो मायूस होकर अपने घर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाते हुए बहुत रोने लगता है। खाना खाने के बाद वो कल्याण सुंदरम की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि समय पर दवाई जरूर खाना ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ओल्ड लेडी कहती है कि गांव वालों ने उनसे कहा है कि उनका बेटा कल्याण वापस आ गया है, भगवान करे कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये सुनकर जेम्स बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हाँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और एज एन ऑडियंस यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि भले ही जेम्स घर से बाहर चला गया था लेकिन उसकी शैडो अभी भी एक दीवार पे फ्रीज हो गई थी। घर से निकलने के बाद जेम्स अचानक ही नींद से उठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरे गांव में है और उसके कपड़े वगैरह भी बदले हुए हैं। वो सामने खड़ी अपनी वाइफ अपने बेटे को पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो। और ये देखकर दोनों गांव के लोग समझ जाते हैं कि जेम्स वापस ठीक हो गया है, यानी वापस से वो जेम्स बन गया है, कल्याण सुंदरम नहीं रहा। इसके बाद जेम्स अपनी फैमिली अपने गांव वालों के साथ वापस केरला के लिए निकल पड़ता है। फिल्म के एंड में हम सभी को बस में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बाद बस चल पड़ती है और इस गांव का एक कुत्ता उस बस के पीछे भागने लगता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो है ना मूवी काफी डिफरेंट सी। वेल आपके मन में काफी कंफ्यूजन भी होगी, तो चलिए कुछ थियरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ होता यह है कि जेम्स जो कि एक मलयाली आदमी है वो अपनी फैमिली और अपने विलेज के लोगों के साथ तमिलनाडु के टूर पे निकलता है। यहाँ कुंकू के गांव आते ही जेम्स के अंदर कल्याण सुंदरम आ जाता है। मतलब वहाँ एक आदमी रहता था जो कि 2 साल पहले गायब हो गया था, पता नहीं मरा या जिंदा है, वो आ चुका है और जेम्स बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लगा है। इसके बाद जेम्स कल्याण सुंदरम की तरह ही हर कुछ कर रहा था, लाइक उसका काम करना, उसका अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करना, लेकिन ऑब्वियसली लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका शकल अलग था। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि जेम्स की बॉडी पर कल्याण सुंदरम के आत्मा का कंट्रोल हो गया था, अगर इसे आप उस एंगल में देखें, लाइक भूत वाले एंगल में। अब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कल्याण सुंदरम किसी ऐसे इंसिडेंट में मारा गया था जहां उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसकी मौत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल सोते हुए किसी जर्नी के दौरान। मरने के बाद कल्याण की आत्मा भटकती रही और जब उसे जेम्स की बॉडी एज ए होस्ट मिल गई तब वो अपनी लाइफ ठीक उसी दिन से
स्टार्ट किया जब उसकी मौत हुई थी, यानी कि साल 2009 से। कल्याण गांव के लोगों के साथ एकदम वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो नॉर्मली 2009 में बिहेव करता था और अपना रूटीन भी फॉलो कर रहा था। अब आपको वो सीन याद होगा जब जेन सबके सामने चिल्लाता है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, और ये डिपिक्ट करता है कि कल्याण ही जेम्स की बॉडी में था और उसे अभी तक रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। फाइनली जब कल्याण शेविंग कराने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये साल 2011 चल रहा है और यहीं पर वो पहली बार अपना फेस मिरर में देखता है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल ये किसी और का शरीर है। और ये सब रियलाइज होने के बाद वाले सीन्स में हम साफ देख पाते हैं कि जेम्स ऐसे बिहेव करने लगता है एज इफ वो इन सब लोगों को छोड़कर जाने वाला है, और होता भी वही है। कल्याण जेम्स की बॉडी को छोड़कर चला जाता है, और अगर आपको याद होगा तो जब जेम्स लास्ट के सीन में कुंगू के घर से बाहर जा रहा होता है तब हम उसकी शैडो यानी कि परछाई को वहीं दीवार पे फ्रीज देखते हैं, व्हिच सिंबलाइजेस कि कल्याण ने जेम्स की बॉडी को छोड़ दिया था। तो ये थी एक सिंपल सी थियरी जहां भूत वाला एंगल है कि हाँ, उसकी आत्मा थी जिसको पता ही नहीं चला कि वो मर गया, तो वो जेम्स की बॉडी में आ गया, उसकी तरह बिहेव किया, लेकिन जब पता चला तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक और थियरी है जो कि इस पिछले वाली थियरी से बिल्कुल भी अलग है, और इसे सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। तो इस थियरी के हिसाब से बस के अंदर जब सबकी आंख लग गई थी उसके बाद जो कुछ भी हुआ वैसा कुछ दरअसल में हुआ ही नहीं था। जी हाँ, ये सब जेम्स का एक सपना ही था। और अगर मूवी के टाइटल ननपकल निरथु मयक्कम का लिटरल मीनिंग लिया जाए तो इट मींस आफ्टरनून ड्रीम, यानी कि दोपहर का सपना। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये सब जेम्स का एक सपना मात्र हो, क्योंकि जेम्स सिनेमा हॉल में काम किया करता था और मूवीज वगैरह की स्टोरी उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती होगी। मैं भी इतनी मूवीज देखता हूँ, एनीमे देखता हूँ, मेरे को भी सपना में सिर्फ मूवीज ही आता है, सच बताता हूँ। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सब स्ट्रेंज था जेम्स के लिए, एज ए वो कोई सपना हो, इसलिए मूवी का टाइटल आफ्टरनून ड्रीम पर रखा गया है। अब मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, ननपकल निरथु मयक्कम की स्टोरी दरअसल एक ओल्ड एडवर्टाइजमेंट से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट ग्रीन प्लाई नाम के एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, जहां एक यंग सिख बच्चा अपनी फैमिली के साथ तमिलनाडु जाता है और यहाँ आकर वो ऐसे बिहेव करने लगता है एज ए वो कोई एडल्ट तमिल मैन हो। तो हाँ, वो एड तो फनी सा था, छोटा सा था, बट यहाँ एक पूरे कहानी को बना दिया गया जो कि काफी दिलचस्प है, और मुझे पर्सनली इसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो बहुत अच्छी लगी। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चार्ली चैपलिन का मास्क लगाए हुए था। यहाँ वो एक बच्चे को बेरहमी से मारकर उसकी लाश को बैग में लेकर सामने की एक लेक की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उस लेक के अंदर ही डूब जाता है। इसी के साथ रिदम नामक लड़की की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस रिदम का नाइटमेयर था। इसके बाद हमें रिदम के फैमिली मेंबर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रिदम का गौतम नाम का हस्बैंड है, देन भावना और एबी नाम की 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड साइरस नाम का एक पेट डॉग है। रिदम फिलहाल प्रेग्नेंट है और अभी उसका 7वां महीना चल रहा है। रूटीन चेकअप के लिए आज वो हॉस्पिटल आती है और यहाँ बैठे बैठे वो 6 साल पहले की बात को याद करने लगती है, और यहाँ से मूवी की कहानी फ्लैशबैक में 6 साल पहले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि 6 साल पहले रिदम का अजय नाम का एक बच्चा हुआ करता था और रिदम अपने बेटे को एक पेंगुइन की स्टोरी सुना रही थी कि तभी यहाँ रिदम का पहला हस्बैंड रघु आता है और उसे बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भावना के फादर की मौत हो गई है। वो दोनों भावना के घर जाते हैं और भावना से बात करते हैं, लेकिन इसी बीच अजय यहाँ से कहीं गायब हो जाता है। ऐसे में रिदम पैनिक करती है और सभी लोग अजय को ढूंढने लगते हैं। फाइनली अजय घर के ही बाहर एक जगह पर मिल जाता है और यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है। सो प्रेजेंट में रिदम को अपने सामने एक बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, जिसे देखकर वो परेशान सी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, वेल वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। खैर, रिदम की टर्न आती है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहां वो उसे समझाते हैं कि उसके पैनिक होने की वजह से उसके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर रिदम को किसी भी ऐसी चीज से दूर रहने के लिए बोलते हैं जिससे रिदम को पैनिक का सेंसेशन हो। यहाँ से निकलकर रिदम को रास्ते में वेस्ट लेक दिखाई देता है और इसे देखते ही 6 साल पहले का एक और फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे अजय को स्कूल पिक करने जाती है, जहां उसे अजय की क्लासमेट बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक मास्क पहना हुआ इंसान यहाँ आकर अजय को अपने साथ ले गया। रिदम घबराकर पुलिस को कॉल करती है और काफी खोजबीन के बाद पुलिस को जंगल के पास ही एक बूके पड़ा हुआ मिलता है, जिसके आसपास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। नाउ इस बूके के पास लिखा था RIP यानी कि रेस्ट इन पीस।
पुलिस। ये सब देखकर रिदम घबरा जाती है और चक्कर खाकर गिर जाती है। एंड सिंस देन रिदम को मक्खियों से एलर्जी है। इसी तरह अजय को ढूंढते हुए 1 साल का समय निकल जाता है और इसी बीच पुलिस और रिदम लगातार अजय को खोजने में लगे हुए थे। रिदम तो खुद डेली अजय के मिसिंग होने के पैम्पलेट्स राह चलते लोगों में बांटा करती थी। इसी तरह एक दिन पुलिस को अजय का कुछ सामान जंगल में मिलता है, जैसे उसके शूज, उसके कोट इत्यादि, और इन सब पे खून लगा हुआ था। इससे इंस्पेक्टर कंक्लूड करता है कि अजय अब इस दुनिया में नहीं है। वो ये बात रिदम को बताता है और इसके बाद रिदम डिप्रेशन में चली जाती है। नाउ यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम रिदम को उसी लेक के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। एंड हमें पता चलता है कि रिदम यहाँ हर साल आती है इस होप में कि शायद एक दिन उसे अपना बेटा यहीं पे वापस मिल जाए। तभी अचानक रिदम को यहाँ एक वुंडेड मैन दिखता है, जो कि रिदम को देखते ही पैनिक होकर बड़बड़ाने लगता है। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था, लाइक वो फिर से आ गया, मैंने उसका फेस देख लिया है, मैंने उसे उस बच्चे को किडनैप करते हुए देख लिया है, इत्यादि। अब यहाँ ये बंदा कुछ बोल ही रहा था कि तभी एज एन ऑडियंस हम वहां दूर पर ही उस मास्क पहने हुए इंसान को देखते हैं, जो कि इसी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये वुंडेड मैन यानी कि जख्मी इंसान रिदम को अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है कि इस फोन में उस मास्क्ड मैन की रियल आइडेंटिटी है, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। रिदम फौरन ये फोन लेकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो मास्क्ड मैन उस वुंडेड इंसान को जान से मार देता है। यहाँ रिदम थोड़ी दूर पर ही पहुंचती है कि उसके फोन की बेल रिंग होने लगती है, जिससे घबराकर वो अपने हाथ में रखे उस डैमेज्ड फोन को कहीं गिरा देती है और जल्दी से अपनी कार में आ जाती है। रिदम डर के मारे अपनी कार कीज को गिरा देती है और वहां बाहर हम उस मास्क्ड मैन को कार के एकदम क्लोज आते हुए देखते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली रिदम अपनी कार स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाती है और रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस ऑफिसर को ये सारी बातें बता देती है। तो इन बातों का पता लगने के बाद कुछ ऑफिसर्स उस लेक के पास चले जाते हैं और यहाँ रिदम को पता चलता है कि पिछले 6 महीने में इस एरिया में कई किडनैपिंग केसेस आए हैं और अभी रिसेंटली ही अंजाना नाम की एक बच्ची भी किडनैप हुई है। अब यहाँ से वापस लौटते वक्त रिदम जब उसी लेक के पास से गुजर रही होती है, तब उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है एंड सरप्राइजिंगली ये उसका अपना ही बेटा अजय था। जी हाँ, ये अजय ही था जो कि आज से 6 साल बाद अपने आप ही वापस आ गया था। खैर अगले सीन में हम रिदम को अजय के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर डेविड के पास देखते हैं, जहां डेविड अजय का चेकअप करता है और वहीं दूसरी तरफ अंजाना की मदर यहां अजय से बात करने के लिए आई थी ताकि वो अंजाना के केस में उससे कुछ हेल्प ले सके। बट ऑब्वियसली अजय अभी शॉक्ड स्टेट में था, तो वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद यहाँ रघु यानी अजय के फादर भी आते हैं और डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि अजय को कई दिनों तक टाई अप करके रखा गया है और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। अब इतने समय तक टॉर्चर को झेलना प्लस इंसानों से दूर रहने की वजह से अजय सोशलाइज करने से भी डर रहा है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब अजय गायब हुआ था तब रघु ने सारा इल्जाम रिदम पर डाल दिया था एंड सिंस रिदम डिप्रेस रहने लग गई थी, इसलिए रघु ने उसे डिवोर्स दे दिया था। इस सब इंसिडेंट के बाद ही गौतम रिदम के लाइफ में आया। एनीवेज प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे को घर ले आई है, जिसके बाद उसे रात को वही नाइट में आने लगता है जहां वो अपने आप को उसी लेक के पास देखती है जहां वो मास्क पहना इंसान रिदम का पेट डॉग और अजय खड़े होते हैं। ये नाइट में देखकर रिदम घबरा कर उठ जाती है और तभी उसे अजय के रूम से कुछ साउंड आती है, एज इफ अजय कुछ हमिंग कर रहा हो। रूम में जाते ही अजय चुप हो जाता है और यहाँ रिदम नोटिस करती है कि अजय कुछ अजीब सी ड्राइंग्स बना रहा था। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर डेविड के पास रिदम अजय के बारे में सब कुछ बताती है, लाइक लास्ट नाइट वो कुछ हमिंग वगैरह कर रहा था, देन कुछ ड्राइंग्स वगैरह किया इत्यादि। डॉक्टर डेविड बताते हैं कि अजय के माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वही उसने ड्राइंग्स वगैरह में बनाया था। अब डॉक्टर रिदम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब अजय वो पोएम गाए या कुछ भी बोले तो उसे रिकॉर्ड कर लेना। तभी रघु बाहर से रिदम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था और वो रिदम से अजय को भी अपने साथ लाने की रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर में रिदम अजय को लेकर रघु से मिलने एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां आइसक्रीम खाते वक्त अजय किसी को अचानक ही घूरने लगता है। ये देखते ही रिदम अपना फोन निकाल लेती है, देन उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने पीछे 2 लोगों को बैठा हुआ देखती है, जो कि कुछ सेकंड्स में उठकर वहां से बाहर चले जाते हैं। रिदम उनमें से एक कोट वाले पर्सन को फॉलो करती है, जो कि दरअसल एक लेडी थी जो अपने बच्चों से मिलने गई थी। इसके बाद जैसे ही रिदम अपने टेबल पे वापस आती है, उसे वहां एक एनवेलप रखा हुआ मिलता है जिस पर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। यह देखकर रिदम फौरन बाहर जाती है और उस दूसरे कोट वाले पर्सन को खोजने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही चार्ली चैपलिन मास्क वाला आदमी था। रिदम उसे फॉलो करने वाली ही थी कि तभी रघु यहाँ आ जाता है और ठीक इसी समय अजय उसका हाथ छोड़कर यहाँ से भागने लगता है।
रिदम फौरन अपने कुत्ते साइरस को आवाज लगाती है और उसे अजय को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर करती है। साइरस एक डायरेक्शन में भागने लगता है और रघु भी उसके पीछे जाता है, जहां एक सुनसान रोड पर रघु को अजय रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ दिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिदम उस एनवेलप को ओपन करती है जिसमें उसे गौतम के कई सारे इमेजेस मिलते हैं। इन इमेजेस में गौतम के साथ एक अननोन लड़की खड़ी थी जिसे देखकर रघु उस पर शक करने लगता है, बट रिदम इंश्योर्स कि गौतम ऐसा इंसान नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में रघु अजय को लेकर उसी लोकेशन पे जाता है जहां रिदम को अजय मिला था। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद अजय आगे नहीं जाता है और ये देखकर रघु कहता है कि उसका ऐसा मानना है कि अजय आगे इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि वो किसी से डर रहा है, बल्कि दरअसल वो इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि वो उस किडनैपर के सपोर्ट में है। लॉजिकली देखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बस 2 साल ही रहा था, वेयरएज वो उस किडनैपर के साथ 4 साल रहा है। यहाँ रघु और रिदम आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां अजय एक स्क्रू ड्राइवर से ड्राइवर पे अटैक कर देता है। रघु अजय को डांट कर उसके हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर फेंक देता है, जिससे अचानक वहां काफी सारी फ्लाइज आ जाती हैं, जिन्हें देखकर रिदम फेंट होकर गिर जाती है। बेहोशी की हालत में रिदम को फिर से वही नाइटमेयर आता है जहां वो उस मास्क्ड मैन को देखती है। जब रिदम की आंख खुलती है तब वो अपने घर पर सेफली आ चुकी थी। रघु उसे यहाँ लेकर आया था ना। उसी रात अजय अपने हाथ में एक ग्लास पीस लेकर रिदम को जान से मारने आता है, लेकिन ये बस रिदम का एक बुरा सपना था। वो नींद से उठती है और उसे अजय के रूम से फिर से कुछ साउंड्स आती है। रूम में जाने पर वो देखती है कि अजय टीवी को घूर रहा था जो कि ऑन भी नहीं था। तभी रिदम की सांसें अटक जाती है जब वो देखती है कि विंडो पे वही मास्क पहना हुआ इंसान खड़ा था और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ टीवी पे आ रही थी, इसीलिए अजय इसे घूरे जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में रिदम रूम में ही छिप जाती है। वो मास्क इंसान अंदर एंटर करता है और अजय से इशारे में कुछ बात करने लगता है। मौका देखकर रिदम उस पर अटैक कर देती है जिससे उसका मास्क गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी यहाँ से भाग जाता है और रिदम उसका फेस नहीं देख पाती। रिदम ये सारी बातें रघु, डॉक्टर डेविड और बाकी लोगों से शेयर करती है, जैसे अपने फ्रेंड से। और यहाँ रघु एबी से उसके हस्बैंड काथिर के बारे में पूछता है, जिसपे एबी बताती है कि काथिर किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है। खैर नेक्स्ट डे जब रिदम और गौतम डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तब उन्हें अंजाना की मदर बेहोश मिलती है। गौतम अंजाना की मदर को हॉस्पिटल जाने लगता है और रिदम को वापस जाने के लिए कहता है। जब रिदम कार में वापस आती है तब उसे यहाँ साइरस दिखाई नहीं देता। वो साइरस को बाहर एक गार्बेज बैग के पास पाती है जहाँ उसे गार्बेज में किसी के बाल और क्लॉथ पीसेस मिलते हैं। रिदम साइरस को फॉलो करती है जो कि एक घर के बाहर आकर रुकता है और ये घर डॉक्टर डेविड का था। अब रिदम कार खराब होने का बहाना बनाकर घर के अंदर एंटर करती है और डेविड को साइरस को बाहर घुमाने का रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही डेविड बाहर आता है रिदम घर के अंदर खोजबीन करते हुए एक अलमीरा को ओपन करती है, जो कि एक अलमीरा नहीं बल्कि एक सीक्रेट डोर था। जी हाँ, यहाँ पीछे एक शेडी सा रूम था जहाँ उस आदमी की लाश रखी हुई थी जिसे उस दिन रिदम ने उस लेक के पास वुंडेड यानी कि चोटिल हालत में देखा था। नाउ सरप्राइजिंगली यहाँ उसे अंजाना भी बेहोश हालत में मिल जाती है, जिसके बाद डेविड जैसे ही यहाँ आता है रिदम और उसमें हाथापाई होती है एंड समहाउ रिदम उसे बांध देती है, जिसके बाद पुलिस यहाँ आकर डेविड को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में डॉक्टर डेविड बताता है कि उसने आज तक कई बच्चों को किडनैप किया था, जहां वो इन बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर उन्हें बेच दिया करता था और बाकी की लाश को पीसेस में कट करके एसिड में डिसॉल्व कर देता था। लेकिन यहाँ उसने रिदम के बेटे अजय को किडनैप नहीं किया था। तो इसके बाद जब रिदम वापस से हॉस्पिटल जाती है तब उसे वहां गौतम जख्मी हालत में मिलता है, जो कि रिदम को बताता है कि उस पर एक मास्क पहने हुए इंसान ने अटैक किया था और वो कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है। ये सब सुनकर अचानक रिदम को याद आता है कि कस्टडी में डेविड ने उसे ये बताया था कि असली कल्प्रिट रिदम का कोई करीबी है। रिदम को अजय की ड्रॉइंग्स भी याद आती है जिसमें उसने कल्प्रिट के लेफ्ट हैंड में वेपन्स वगैरह बनाए थे, जिसका मतलब कल्प्रिट लेफ्टी है। ये सारी बातें एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही थी और वो और कोई नहीं बल्कि भावना ही थी। जी हाँ, यहाँ से रिदम भावना के घर जाती है जहाँ भावना अजय को किडनैप कर चुकी थी और रिदम को एक ड्रिंक देते हुए उसे इसे पी लेने के लिए कहती है, जिसके बाद ही वो उसे अजय के बारे में बताएगी। रिदम बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेती है, जिसके बाद भावना अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो इस फ्लैशबैक में हमें यह पता चलता है कि बचपन से ही भावना को उसके पेरेंट्स रिदम से कंपेयर करते आ रहे थे, जो कि बड़े होते होते जेलसी एंड देन एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू में बदल गया। मोरओवर रघु भावना का क्रश था जिससे रिदम ने शादी कर ली थी। एज ए रिवेंज उसने रिदम के बेटे अजय को उससे दूर कर दिया। अब एक दिन काथिर जब भावना के घर गया तो उसे ये बात पता चल गई थी कि भावना ने ही अजय को किडनैप कर रखा था, इसीलिए भावना ने उसे जान से मार दिया और इसी बीच अजय वहां से भाग निकला था। अब प्रेजेंट में साइको भावना रिदम को बताती
बताती है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है क्योंकि उसने जो ड्रिंक पी है उसमें जहर था जो कि 1 घंटे बाद असर दिखाएगा। इतना कहकर वो अजय का पता बताए बिना ही खुद को शूट कर लेती है। बट फॉर्चुनेटली साइरस अजय को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस वक्त तक रिदम पे जहर असर करने लग गया था। इस पॉइंट पे अजय पहली बार फिल्म में बोलता है और वो रिदम को अपनी माँ बुलाता है। देन वो बाहर भागता है और हेल्प खोजता है। तो इसके बाद रिदम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि पॉइजन का डोज बहुत कम था, जिससे रिदम और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही सेफ है। अजय भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, यानी बच्चे की तरह प्लेफुल हो गया था। इस पॉइंट पे रिदम फाइनली अजय को वो पेंगुइन वाली स्टोरी कंप्लीट करके बताती है जो कि वो 6 साल पहले अजय को सुनाया करती थी। और इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि रिदम और कोई नहीं बल्कि मदर पेंगुइन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ गौतम भी कहता है कि अगर काथिर नहीं होता तो शायद अजय कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो ये भी कहता है कि पता नहीं एबी अपनी लाइफ कैसे जिएगी क्योंकि काथिर तो मर चुका है। बट यहाँ रिदम कहती है कि एबी अकेली नहीं होगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है, यानी जो पास्ट में उसके साथ हुआ उससे, और वो अपने बच्चे के साथ आगे फ्यूचर में अपनी जिंदगी बिताएगी। साथ ही रिदम कहती है कि हम सब एबी के सपोर्ट में तो हैं ही। गौतम कहता है कि एक माँ बहुत ही स्पेशल होती है उसके रिलेशनशिप में, लेकिन रिदम कहती है कि ये रिलेशनशिप नहीं एक एटीट्यूड है। नाउ मूवी के फाइनल सीन में रिदम को बच्चा हो जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि रिदम काफी लक्की है कि उसका बच्चा हो गया, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी। लेकिन गौतम कहता है कि नहीं, रिदम लक्की नहीं, बच्चा लक्की है क्योंकि उसके पास एक ऐसी माँ है जो कि इतनी ब्रेव है और उनमें कोई डर नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेंगुइन फिल्म की कहानी एंड एज यू कैन सी इस फिल्म में एक माँ के लव को दिखाया गया है अपने बच्चे के प्रति। I mean, अजय के गायब होने के 6 साल बाद तक रिदम उसे भूली नहीं थी। भूलना छोड़ो, वो अब तक अजय को खोज रही थी इस होप में कि अजय उसे जरूर मिल जाएगा, एंड इनफैक्ट अजय उसे मिल भी जाता है। अब इस फिल्म में एक अलग बात यह है कि यहाँ हम 2 विलेंस को देख पाए। एक तो डॉक्टर डेविड जो कि ऑर्गन्स वगैरह यूज करता था बच्चों के, लेकिन एक दूसरी विलन भी थी भावना जो कि रिदम से बहुत जलती थी। तो हाँ, कहानी में एक पॉइंट पे लगता है कि हमें विलन पता चल गया है, लेकिन एक ट्विस्ट जरूर था। मोरओवर एक पॉइंट पे एबी पे भी थोड़ा शक होता है, लेकिन नहीं, एबी तो खुद एक विक्टिम थी, उसका पति मारा गया भावना द्वारा। इन बातों के अलावा मूवी में कुछ खास थियरीज नहीं है, तो इस एक्सप्लेनेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।